गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अभी लास्ट टॉपिक जो शुरू कर रखा था वो था प्लांट यूटिलिटीज, राइट। आज मैं आपका सेकंड पार्ट जो उसको मैंने आधा छोड़ा था उस पार्ट को कवर करती हूँ। आपको मैं समझा दूं, जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि या तो वो पहले वीडियो देख लें या फिर उनके ही कंफर्ट के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होती प्लांट यूटिलिटीज। देखो, ये वो सारे आइटम्स होते हैं जिसको हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट तो नहीं डालते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी प्लांट में, किंतु ये इनडायरेक्टली उस प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट जरूर करते हैं। क्या आपको समझ में आई है मेरी बात? मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, शेयर और लाइक भी कीजिए और आगे से बढ़ाइए ताकि स्टूडेंट्स तक ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि जो जितने भी नए वीडियोस मैं बना रही हूँ आपको नोटिफिकेशन अलर्ट बॉक्स में मिल जाए, राइट। अब थोड़ा सा अपनी क्लास की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो प्लांट यूटिलिटीज सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं, मैंने इसे दो पार्ट में बांट दिया इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि ये आपको एक साथ पढ़ाने में ना आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और मेरे लिए भी एक लंबा बन जाता है वीडियो, राइट, जो कि बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। तो मैंने आप ही लोगों के कंफर्ट के लिए इसे दो पार्ट में कर दिया है। 7 तरह की यूटिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको अपन फैसिलिटीज भी कह सकते हैं, जो किसी भी फैक्ट्री में होने से चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आता हो, लेकिन इनके ना होने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। मतलब ये इसके होने का जितना ज्यादा असर नहीं है, इतना इनके ना होने या खराब होने का नेगेटिव असर आता है प्रोसेस पर, राइट। इन्हीं को बोल रहे हैं यूटिलिटीज। तो हमने ये लिखा है, ऑल दोज आर आइटम इंक्लूड दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग बट are needed to facilitate the process, राइट। अब जरा आगे की बात करते हैं। कितने तरह के हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 7 टाइप की प्लांट यूटिलिटीज काउंट की जाती हैं। जनरली इसे 5 टाइप में पढ़ा गया है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया है कि मैं आपको फर्स्ट और जो 7th है वो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, क्योंकि प्लांट यूटिलिटीज में ये दोनों भी शामिल हैं। एक तो बिल्डिंग का डिजाइन और एक अदर फैसिलिटीज, इसमें बहुत सारी और दूसरी चीजें आ जाएंगी। तो मैंने आपको बिल्डिंग डिजाइन बता दिया है, लाइटिंग बता दिया और वेंटिलेशन बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं एयर कंडीशनिंग में। अगर आपको इन तीनों के बारे में जानकारी लेनी है तो इससे पिछला वीडियो आप देख लें ताकि आपको इन तीनों के बारे में एक अच्छी समझ डेवलप हो जाए और समझ में आ जाए कि क्या है ये, राइट, किस तरह से इम्पैक्ट आता है प्रोसेस पर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एयर कंडीशनिंग क्या होता है? एयर कंडीशनिंग, देखो, एयर कंडीशनिंग वो सिस्टम होता है जो किसी भी फैक्ट्री में कंडीशन करता है, एयर को ठंडा करता है और ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है उसको कम करता है। यानी यूं कह सकते हैं इट सपोर्ट्स टू कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, राइट। तो ह्यूमिडिफिकेशन को अगर ये कंट्रोल कर रहा है और जो अंदर की किसी भी प्लांट के अंदर की जो एयर है उसको ये थर्मल कंफर्ट तक लेकर आता है। थर्मल कंफर्ट का मतलब होता है हम जिसे सहन करें और हमें जितना अच्छा लगे। आप यकीन मान लीजिए, एक तरीके से ये चीजों में वेंटिलेशन नेचुरल एयर के लिए कह रहा है, जो कि यहाँ अंदर की जो कहना चाहिए कंटामिनेटेड एयर है उसको बाहर फेंकने का काम करता है, और एयर कंडीशनर अंदर की एयर को बैलेंसिंग करने का काम करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। एक होता है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है, अगर ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उमस महसूस होती है और उमस से हम बेचैन हो जाते हैं, राइट। तो इस चीज को ये बैलेंस करने का या टेम्परेट करने का काम करता है, राइट। तो इससे क्या होता है, डिसइंफेक्शन भी होगा ताकि कि कोई भी आपको जो परेशानी हो रही है वो सब ना हो, राइट। तो ये कहता है एयर कंडीशन, जिसको अपन ने एसी भी कहा है। तो एसी का काम ये कहता है, ये एक ऐसा अप्लायंस होता है या सिस्टम होता है या एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि डिजाइन किया जाता है एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम एन एरिया, किसी एरिया के अंदर की हीट को। देखो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग में हीट को बाहर फेंक रहा है और इसमें कंटामिनेटेड एयर को बाहर फेंकता है,
राइट। तो एयर को जो हीट है उसको वो बाहर फेंकने का काम करता है और रिफ्रिज करता है। रिफ्रीज का मतलब होता है उसे ठंडा करता है, इस तरह से साइकिल, ताकि कि इवेपोरेशन हो सके और मोस्ट कॉमनली फॉर कंफर्ट कूलिंग इन बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। चाहे व्हीकल्स हो, जैसे हमारे कार में हो, कोई भी 4 व्हीलर हो सकता है, ट्रेन वगैरह होती है, एसी ट्रेन्स वगैरह होती हैं, उसमें इसी तरीका सिस्टम इसीलिए डेवलप किया जाता है ताकि कि वो अंदर की हीट को कंट्रोल करके और टेम्परेट मोड पर ले आए ताकि कि हमें कंफर्ट फील हो, राइट। तो वेंटिलेशन अलग चीज है और एयर कंडीशनिंग अलग चीज होती है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, द कंसेप्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इज नोन टू हैव द अप्लाइड इन एंशियंट रोम। पुराना जो रोम था हमारा, प्राचीन यूनान रोम जो था, वहां पर इसे लागू किया गया था और इसके जो एडिकेट वाटर वाज सर्कुलेटेड थ्रू द वॉल्स ऑफ सर्टेन हाउसेस टू कूल देम। मतलब जो घर हुआ करते थे उनकी दीवारों के साथ में पानी को बहाया जाता था ताकि कि वो ठंडी रहें, ठीक है। इसी तरीके की टेक्निक पर्शिया वगैरह में लागू की गई थी और 19th सेंचुरी में जो हमारे यहाँ पे 1902 में पहला विल्स हैविलैंड कैरियर जो है वहां पे पहला एसी यूज किया गया था, राइट। तो ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब ये कहता है इसका जो एम है वो क्या होता है। देखो, क्योंकि फैक्ट्री है, प्लांट है, बहुत हीट निकलती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वेंटिलेशन अपना काम करेंगे, लेकिन वेंटिलेशन अगर प्रॉपर ना हो तो फिर एयर कंडीशनिंग की जाती है। और एयर कंडीशनिंग में आपको पता है हम विंडो, दरवाजे वगैरह, डोर्स वगैरह सब पैक कर लेते हैं, तो एक पैकिंग वाला जो कैप्सूल सा बन जाता है उसमें किस तरह से एयर को कंट्रोल करना है, एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, यही काम करता है एसी, राइट। तो ये इसमें ये कहता है द हाईएस्ट परफॉर्मेंस फॉर टास्क परफॉर्म्ड बाय पीपल सीटेड इन एन ऑफिस इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर एट 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इसको अगर सेल्सियस में कहते हैं तो 22.2 डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर है जहां पे एक आदमी बहुत आराम से काम कर सकता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो गर्मी महसूस होगी और इससे कम टेम्परेचर में कूलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बता दिया गया है। सेल्सियस में फिर से बता देती हूँ 22.2 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 72 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है, राइट। तो अब इसमें ये कहता है अगर इससे 1% कम ज्यादा जो भी होता है वो हमें बेचैन कर सकता है। तो जो एसी का काम होता है वो यही करता है कि इसको हाईएस्ट परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का काम करता है ताकि कि उस रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके और परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज किया जा सके, राइट। तो आगे ये कहता है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग मेक्स डीप प्लान बिल्डिंग्स फिजिबल। जितना भी एयर कंडीशनिंग का जो कंफर्ट होता है वो किसी भी बिल्डिंग में काम को करने में आसानी अवेलेबल करवाता है। और विदाउट एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग मस्ट बी बिल्ट नैरोअर और विद लाइट वेल्स so that the inner space receives sufficient outdoor air via natural ventilation। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी बिल्डिंग को आपने एसी नहीं बनवाया है तो कम से कम इतना प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि कि एयरी हो और लाइट फुल आए, ताकि कि वहां काम करना इतना प्रॉब्लम नहीं दे, राइट। तो यहाँ पे ये कहता है जो एसी होता है, क्योंकि हम शहरों में या हम जब ऑफिसेज में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो फैक्ट्रीज वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह डेवलप करते हैं वहाँ इतना हम स्पेसी या एयरी नहीं बना सकते हैं, इसलिए एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म को सेट कर लिया जाता है ताकि कि हमें ज़्यादा वेंटिलेशन भी नहीं देना पड़े और हीट को भी कंट्रोल कर लिया जाए, राइट। अगर हम नेचुरल वेंटिलेशन दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारा फिर इरादा यही रहता है कि हम उसे एसी से बैलेंस कर लें, राइट। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब एसी के अलावा एसी में ही ये कहता है कि अगर एसी सही तरीके से डेवलप किया जाए, देखो क्योंकि एक बात यकीन मान लेना, बहुत ज़्यादा कूलिंग जो होती है हमारे बॉडी के मॉडरेट टेम्परेचर को भी कम कर देती है और हमारे शरीर की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर लेती है। इससे क्या होता है, हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे जो लोग रेगुलर एसी में रहते हैं, जैसे बैंक में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रेगुलर एसी में बिल्डिंग में रहते हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि उनकी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती हैं। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है जब भी आप एसी में रहते हैं
हैं तो थोड़ा सा उसको कम टेम्परेचर पे रखिए ताकि कि आपके बॉडी की ह्यूमिडिटी को वो एब्जॉर्ब ना करे। ठीक बात है। अब आगे की बात करते हैं, बढ़ते हैं नॉइस कंट्रोल पे। नॉइस कंट्रोल क्या कहता है? देखो, एक फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, उन मशीनों में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है और उस आवाज़ की वजह से बहुत इरिटेशन भी होता है। अगर इस तरह के नॉइस को अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये कहते हैं आर्किटेक्चर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा एक कोशिश करते हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग में, प्लांट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो तो नॉइस कंट्रोल जो मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली अडॉप्ट भी किया जाए और फॉलो भी किया जाए, ताकि कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मानस की या उनके मानसिक और शारीरिक क्षमता को मेंटेन किया जा सके। राइट। ये कहते हैं अगर नॉइस को टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो आपकी हियरिंग कैपेसिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और इसके लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नॉइस होता क्या है। तो मैं बता दूं, जितनी भी अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड्स होती हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे शोर किसको कहते हो आप, क्योंकि देखो एक क्लासिकल म्यूजिक है, वो मॉडर्न म्यूजिक जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक शोर हो सकता है, और जो क्लासिकल म्यूजिक लवर है उसके लिए मॉडर्न म्यूजिक जो है, बहुत हाई बीट्स का जो म्यूजिक है वो शोर हो सकता है। तो क्या दोनों ही म्यूजिक शोर थे या दोनों ही म्यूजिक शोर नहीं थे? नहीं, हम किसी को भी शोर ऐसे नहीं कह सकते कि क्या चीज शोर है क्या नहीं है। हाँ, हर वो आवाज शोर मानी गई है जो कि हमें पसंद नहीं होती। Unwanted and undesirable sounds are counted as noise। तो जितनी भी, चाहे ट्रैफिक की हो, मशीन की हो, कोई म्यूजिक हो, कुछ भी हो सकता है, वो सारी आवाज़ें जिसे हम पसंद नहीं करते वो सब शोर है। अब शोर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी हियरिंग कैपेसिटी और जो मेंटल बैलेंस है, इस वजह से हम शोर की वजह से हम बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ ये कहता है, जब भी प्लांट की बात करते हैं तो नॉइस कंट्रोलिंग सिस्टम जरूर डेवलप किया जाता है। तो जो अगर तरीके की बात करें तो ये कहता है दीवारों में फैब्रिक डाला जाता है ताकि शोर बाहर ना जाए। इसके अलावा जहाँ हाई वोल्टेज मशीन्स होती हैं उनको अलग सेपरेट रूम में रखा जाता है ताकि वहाँ का नॉइस बाहर वालों तक ना आए। और जो एम्प्लॉयज उस हाई बीट्स मशीन्स के ऊपर काम करते हैं उनको ईयरपैड्स यूज़ करने की सलाह दी जाती है ताकि कि उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। ऐसे ही बहुत प्लांटेशन किया जाता है ऐसे प्लांट्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनें आवाज़ करती हैं और उनको नहीं, जितना कंट्रोल किया जा सकता है वो तो किया ही जाता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूँ, प्लांटेशन किया जाता है। प्लांटेशन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाना, क्योंकि ये एक नेचुरल नॉइस एब्जॉर्बर होते हैं। यानी जो पेड़ है या जो हरियाली होती है वो शोर को एब्जॉर्व करती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, नॉइस कंट्रोलिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप जनरली ये देखोगे कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अधिकांश बाहर कैंपस में बहुत सारे प्लांट्स इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कि ये शोर बाहर तक ना आने पाए और वो जो पेड़ हैं वो उसे एब्जॉर्व कर ले। तो ये भी एक मेजर यूज किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। नॉइस कंट्रोल करने के लिए ये कहता है, और जो पैनल यूज किए जाते हैं वो तो किए ही जाएंगे। एनक्लोज कर लिया जाता है चीज़ों को, यानी घेराबंदी कर दी जाती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उसी इलाके में रहे, बाहर तक ना जाए, है ना। ईयर प्रोटेक्शन जो एड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। जहाँ से सोर्स है जो नॉइस का उसको वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर वो इंस्टॉल अच्छे से नहीं हुई हो या कोई पार्ट स्क्रू वगैरह है वो जो ढीला अगर हो तो उसकी मेंटेनेंस करके भी उस शोर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले ये पता लगाया जाता है कि नॉइस का जो सोर्स है वो क्या है और इज इट कंट्रोलेबल और नॉट। अगर कंट्रोलेबल है तो विद द मेंटेनेंस मेजरमेंट्स उसको कंट्रोल किया जाता है, और अगर वो कंट्रोलेबल नहीं होता है तो उसके लिए दूसरे मेजर्स को यूज किया जाता है ताकि कि उस नॉइस को कंट्रोल किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको नॉइस समझ में आ गया, और फैक्ट्री में नॉइस का कंट्रोल किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सैनिटेशन की।
सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। आपको मालूम है कि साफ सफाई के हमारी जिंदगी में, हमारी स्वास्थ्य पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे साफ सफाई नहीं हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यानी हम बेचैन से हो जाते हैं, हम वहाँ से हटना चाहते हैं। तो इसीलिए सैनिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करें कि सैनिटेशन होता क्या है, तो ये कहते हैं एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट होता है ये, जो कि इस तरीके का होता है जिसमें हम साफ सफाई की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, और जिससे हम खुश हों, इरिटेट ना हो, इस तरीके की बात होती है। तो सैनिटेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। टॉयलेट्स में होता है, जो आपकी डेस्क वगैरह की साफ सफाई है उस पे हो सकता है, आपके कपड़ों पे हो सकता है। मतलब अभी जैसे कोविड-19 वाला जो सिचुएशन चल रहा है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, सैनिटाइज किया जाए, तो बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। सैनिटाइज करने का मतलब होता है जो सॉफ्ट अल्कोहल से हम स्प्रे करते हैं या हैंड वॉश करते हैं, उससे हम बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। तो ये सैनिटाइजेशन हमारी स्वास्थ्य के लिए जो कीटाणु रहित कर देता है चीज़ों को, वही है। तो चाहे टॉयलेट्स हो, क्योंकि वहाँ बहुत बैक्टीरिया होते हैं, चाहे आपका जो जॉब सीटिंग हो वहाँ बहुत बैक्टीरिया होते हैं, डस्ट होता है, बहुत सारे लोगों की छुआ वहाँ पे टच हुआ हुआ होता है, तो पता नहीं किस तरह के कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो इट मे बी इन्फेक्टेड टू अस। तो इस तरीके की चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटेशन का काम किया जाता है। तो ये कहता है चाहे हमारे पानी पीने की टंकी हो, सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं, अगर कोई दूसरे टैंक्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, किचन है, उन सब की साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये यकीन मान लीजिए, अगर कहीं भी हमने केयरलेसनेस की तो यकीन मानिए कि बैक्टीरिया अपना एरिया डेवलप कर लेते हैं, और ये चीज़ें हमारे को पता ही नहीं चलती कि कोई तो एयरबोर्न होते हैं, कई फूड में होते हैं, तो वो सब हमारे सांस के ज़रिए, हमारे खाने के ज़रिए हमारे शरीर में जा सकते हैं और वो हमें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉब्लम ये होता है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, तो उसका इन्फेक्शन हमें बीमार कर सकता है। इसीलिए सैनिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लांट में सैनिटेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर तरह का व्यक्ति उसमें आता है, चाहे वो टॉयलेट्स हो, वॉशरूम्स हो या वर्किंग प्लेस हो। उन हर अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को तो हम नहीं साफ बार बार ऐसा कह सकते, मगर साबुन या सॉफ्ट अल्कोहल या बार बार वॉश करना, पानी का प्रॉपर यूज़ करना, उससे तो हम उसको सैनिटाइज कर ही सकते हैं। तो ये एक फ्रेश फील या प्लेजेंट फील देता है सैनिटेशन। और अगर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है तो प्लांट में काम करने वाले लोग अच्छा फील नहीं करते, गुड फील नहीं करते, राइट। तो इसलिए सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आगे की बात करते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल सैनिटाइज किया जाए या अल्कोहलिक सैनिटाइज किया जाए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि केमिकल्स से भी सैनिटाइज किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं अदर फैसिलिटीज की कौन सी होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने का जो पानी है, क्या वो साफ है, ढका हुआ है, बैक्टीरिया फ्री है, प्योर है, विदाउट ऑर्डर, मतलब उसमें गंध तो नहीं आ रही है, स्मेल तो नहीं आ रही है। इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ काम करने वाले लोगों का दिमाग संतुष्ट या खराब कर सकती हैं। पानी पीने को अगर अच्छा ना मिले, बदबूदार मिले, गंदगी वाला मिले, तो यकीन मान लीजिए वहाँ काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक लंबे समय तक एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में वो इनकैपेबल हो जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो प्लांट में बाकी सारी जिस तरह की फैसिलिटीज़ का ध्यान रख रहा है, वो ड्रिंकिंग वाटर का भी ध्यान रखे। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर आप मान के चलो कि बीमार होने का एक सबसे ईजी जरिया होता है। अगर आपने अच्छा पीने का साफ पानी नहीं पिया तो आप बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा कहता है मेडिकल एड, यानी कोई भी अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कहीं इंजरी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो उस समय आपको फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, मेडिकल एड देता है कि नहीं देता है, वो जो मेडिकल बॉक्स है क्या वो प्रॉपर यूज़ करने के तरीके में है या नहीं है, क्या उसमें एक्सपायरी डेट की मेडिसिन तो नहीं है, उसमें डिटॉल वगैरह वो जो भी स्पिरिट वगैरह है वो है कि नहीं है। इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये यकीन मान लीजिए कि प्लांट में काम करते करते डे टू डे लाइफ में मतलब कोई ना कोई कहीं भी इंजर्ड हो सकता है। तो जब इंजरी हो जाती है तब हम एकदम से हॉस्पिटल नहीं भागते हैं, हॉस्पिटल से पहले फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमें फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो भी बहुत फर्क डालती हैं। ऐसी रेस्ट फैसिलिटीज़, मतलब काम करने के बीच में जब हम लंच लेते हैं दोपहर में 1 घंटा या आधा घंटा, जो भी वो उनका शेड्यूल होता है, उसके बीच में उनके पास रेस्ट फैसिलिटीज़ क्या है, क्या उनको प्रॉपर हवादार
साफ सफाई वाला इलाका मिल रहा है जहाँ पे वो बैठ के अपना लंच कर सके, इसका भी हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर आता है। ऐसे ही फीडिंग फैसिलिटीज़ का मतलब होता है जैसे जो वर्कर फीमेल वर्कर्स हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को रखने के लिए कोई नर्सरी या चिल्ड्रन रूम वगैरह बनाया गया है, तो क्या वहाँ पे उन्हें फीडिंग फैसिलिटी दी गई है, यानी चैम्बर्स बनाए गए हैं जहाँ पे वो छोटे बच्चों को अपना फीडिंग करवा सके, उस बच्चे का पेट भर सके, दूध पिला सके। तो इस तरीके की फैसिलिटीज भी दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीमेल वर्कर्स को इस तरीके की चीजें, ये एक नेचुरल राइट है कि एक बच्चे को वो फीड कराएगी तो उसे एक ऐसा प्राइवेसी या स्पेस दिया जाए जहां पर कि वो खुल के आराम से अपने बच्चे को फीड करा सके, ये भी उस यूटिलिटीज में काउंट होता है। ऐसे ही चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, यानी छोटे बच्चे जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके केयर करने के लिए उनके प्ले रूम या उनके खेलने के, उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था वहाँ है या नहीं। कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की व्यवस्थाएं देती हैं, और यही व्यवस्थाएं किसी भी एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने में या रेसिस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती हैं, राइट। तो आगे ये कहता है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का मतलब होता है उस खुद के एम्प्लॉय को अपने मानस को थोड़ा सा रिक्रिएट करने के लिए, उसको मनोरंजन देने के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज दी गई हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस, प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इंडोर गेम्स की व्यवस्था होती है कि अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज भी एक एम्प्लॉय को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का भी अपना एक रोल है। तो इस हिसाब से मैंने आपको इस प्लांट यूटिलिटीज को 2 पार्ट में पूरी तरह से कवर करवा दिया। होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको ये क्लास में इस कंसेप्ट में भी क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।